हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इट्स कंप्यूटेशन। ठीक है, अभी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आप कैसे कंप्यूट करोगे उसके बारे में एक क्वेश्चन आता है, या एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, चलो। तो पहली तो चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, हाउस प्रॉपर्टी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो आप इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। तो हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग एंड लैंड। समझ में आ गया। हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग एंड लैंड अटैच टू इट, मतलब बिल्डिंग या लैंड अटैच टू इट, उसको बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी। और इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम हाउस प्रॉपर्टी किससे बोलते हैं। अपार्टमेंट्स हो गया, इंडिपेंडेंट हाउसेस हो गए, शॉप्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, गोडाउंस हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, एंड एनी अदर बिल्डिंग और लैंड दैट जनरेट्स इनकम एंड एनी अदर बिल्डिंग और लैंड दैट जनरेट्स इनकम, ये भी हाउस प्रॉपर्टी के इसमें आ जाता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या है, हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग एंड लैंड अटैच टू इट। और द टर्म हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे कि अभी मैंने बताया, अपार्टमेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हाउस हो गया, शॉप्स हो गया, गोडाउन हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, या ऐसे कोई भी लैंड और बिल्डिंग जो कि जिससे आपको इनकम जनरेट हुआ, एनी दैट जनरेट्स रेंटल इनकम, दैट जनरेट्स व्हाट, रेंटल इनकम। ठीक है, इस हाउस प्रॉपर्टी में ये भी आता है, रेसिडेंशियल हाउसेज और कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हाउस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, अब ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल होने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेंगे। हाउस प्रॉपर्टी इनकम उसी टाइम पे टैक्सेबल होगा अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि आप उसके ओनर होने चाहिए, वो हाउस प्रॉपर्टी के आप क्या होने चाहिए, ओनर होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो जो हाउस प्रॉपर्टी है वो आपकी बिज़नेस या प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा होनी चाहिए। अगर बिज़नेस और प्रोफेशन है तो वो बिज़नेस और प्रोफेशन में उसका कंप्यूटेशन होगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम में उसका कंप्यूटेशन होगा। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि आप लीगल ओनर होना चाहिए। ठीक है, जो लीगल ओनर है उसके हैंड्स में होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इधर देखो, अभी इधर पॉइंट्स दिया है, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया। और दूसरी बात, यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा उसका यूज़ होना चाहिए, तो वो भी उसमें फिर हाउस प्रॉपर्टी के अंडर वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है कि लीगल ओनर। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम किसके अंडर है, जो लीगल ओनर। द ओनर फॉर मीन्स अ पर्सन वो एक्सरसाइज द राइट्स ऑफ द ओनर ऑन हिज ओन एंड नॉट ऑन समवन एज बिहाफ, मतलब किसी के और के इस पे नहीं, वो खुद उसका लीगल ओनर होना चाहिए, तभी हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिखो, हाउस प्रॉपर्टी क्या है, लैंड और बिल्डिंग अटैच टू इट, वाइड रेंज होता है, अपार्टमेंट्स, गोडाउंस, बिल्डिंग्स एंड सो ऑन, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स इसमें आते हैं। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल होने के लिए आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल करने के लिए आपको कुछ कंडीशन मीट करना पड़ेंगे। वो पहली कंडीशन ये है कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम का आप ओनर होने चाहिए, जो भी हाउस प्रॉपर्टी है उसके आप ओनर होने चाहिए। उसके बाद बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होना चाहिए। उसके बाद आप खुद एक लीगल ओनर होने चाहिए। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी देखो। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कंप्यूटेशन करते वक्त हमें दो टाइप्स के हाउस प्रॉपर्टी होते हैं, समझो। दो टाइप के हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी और लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। कौन से दो है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी और लेट आउट। अभी नाम से ही पता चलेगा दोनों में डिफरेंस क्या है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो आप खुद रहते हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो आप खुद रहते हो, या the person who himself stays or his family or relatives, समझो, his owner, family और relative और self। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। और लेट हाउस प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी, जो हाउस प्रॉपर्टी या जो अपार्टमेंट या ये जो भी हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दे रखा है, उसको हम बोलते हैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गई बात। दो टाइप्स के हाउस प्रॉपर्टी होते हैं, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, और दूसरी बात होती है लेट आउट या रेंटल प्रॉपर्टी जिसे आप बोलते हो। ठीक है, अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में थोड़े से कंटेंट्स देखते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज़ द वन विच यूज़ फॉर ओन रेसिडेंस पर्पस, जैसे मैंने बताया। उसके बाद ये भी बताया है कि दिस में ऑल्सो इंक्लूड ओनर्स फैमिली और रिलेटिव और सेल्फ। ठीक है, अ प्रॉपर्टी दैट इज़ अनऑक्यूपाइड इज़ कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम। देखो,
आपने समझो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दिल्ली में फ़्लैट ले रखा है, ठीक है, लेकिन आप उधर नहीं रहते और ना ही आपने उसको किराए पे दे रखा है, आप रहते भी नहीं हो और किराए पे नहीं देते, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी मानी जाएगी? सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेकिन अनऑक्यूपाइड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दैट इज़ अनऑक्यूपाइड, वो भी अनऑक्यूपाइड है, इसलिए वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड में ही उसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। दूसरी बात, इफ़ द टैक्स पेयर ओन्स मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी ओनली वन इज़ कंसिडर एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द रेस्ट आर अज्यूम टू बी डीम्ड लेट आउट। ये इसमें से एक बात इधर समझो, ये पॉइंट में है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, अगर एक इंडिविजुअल के पास, टैक्स पेयर के पास, इंडिविजुअल यानी टैक्स पेयर के पास दो प्रॉपर्टी है, एक दिल्ली में है और मुंबई में है, लेकिन दोनों जगह पे वो नहीं रहता, ठीक है, तो फिर उसका इनकम डिराइव करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एक्ट क्या बोलता है, अगर एक एसएससी दो हाउस प्रॉपर्टी उसके पास है तो एक हाउस प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जाएगी और दूसरी, अगर वो नहीं भी रह रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी हम डीम टू बी लेट आउट मानी जाएंगी, मतलब वो किराए पे दे दी है ऐसा हम मानेंगे, डीम टू बी लेट आउट मानेंगे, ठीक है। समझो, एक से ज़्यादा लेने का भी रिस्क है, ठीक है, आपको उसके भी टैक्सेशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आपने देखा होगा मुंबई मेट्रोपॉलिटन या ऐसे सिटीज़, दिल्ली में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ उससे ही इनकम कमाते हैं, तो इसके लिए प्रोविज़न डाला गया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक। द टैक्स पेयर हैव द ऑप्शन टू सिलेक्ट विच प्रॉपर्टी ही वांट्स टू टेक एज सेल्फ, इन दोनों प्रॉपर्टीज में से उसका ऑप्शन है कौन सी सेल्फ ऑक्यूपाइड या कौन सी लेट आउट प्रॉपर्टी, उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब जैसे मैंने बताया एनी प्रॉपर्टी दैट इज़ रेंटेड और कंप्लीट और पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। इसमें एक समझ लो लेना, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप किराए पे दे रखी है पूरे साल के लिए या फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, 2 महीने 3 महीने, तो वो भी लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के दो समझ में आ गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है और दूसरी क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी। इन दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग है, उसमें उनमें क्या डिडक्शन मिलेंगे हम वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली ग्रॉसली कैसे कैलकुलेशन होता है देखो। पहले तो आपको एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी प्रॉपर्टी की, पहले तो क्या निकालनी पड़ेगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस आपको माइनस करने पड़ेंगे, म्यूनसिपल टैक्सेस, म्यूनसिपैलिटी के टैक्सेस वो प्रॉपर्टी के लिए जो बढ़ते हैं वो माइनस करके बाद में आपका आएगा नेट एनुअल वैल्यू। पहले तो आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसके बाद आएगा उसमें माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस करोगे तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ आपको कैसा होता है। कि दो टाइप्स के रेंट होते हैं, एक तो एक्चुअल रेंट जो आपको किराया मिल रहा है और एक दूसरा होता है एक्सेप्टेड रेंट। और दूसरा होता है क्या, एक्सेप्टेड रेंट, मतलब आजू बाजू में जो किराया चल रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेड रेंट और मार्केट रेंट जो हम बोल सकते हैं, उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आपको लेना पड़ेगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आ गया। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको कोई किराया मिल रहा है, ठीक है, आपको कोई किराया मिल रहा है, एक्चुअल रेंट मिल रहा है साल का, या एक्चुअल रेंट, या आपको एक्चुअल रेंट मिल रहा है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा एक्सेप्टेड रेंट क्या है। समझो आपको किराया मिल रहा है 10,000 रुपये महीना, लेकिन उस एरिया का 12,000 रुपये पर महीना है, तो आप कैलकुलेशन के समय 10,000 नहीं लोगे, कितना लोगे, 12,000 रुपये लोगे, ठीक है, विच एवर इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो इस 10 जो भी 12,000 ले उसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस 2 या 3,000 जो भी होगा आपको उसमें माइनस कर दो, उसके बाद आपकी आएगी नेट एनुअल वैल्यू। उसके बाद क्या आएगी, नेट एनुअल वैल्यू। अब इस नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद, ये नेट वैल्यू के बाद आपको सेक्शन 24 का डिडक्शन मिलेगा, उसके बाद और 2-3 प्रोविज़न है उसके, और उसके बाद आपको आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने अभी बोला था, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ इधर। हाँ, when the property is let out for the whole or part of the financial year, then the gross annual value should be the higher of accepted rent और actual rent received। अभी इधर देखो, इधर कैलकुलेशन दिया है जो मैं समझाना चाह रहा था। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली, इन दोनों में से हायर है, वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी, नील ही होगी, क्योंकि किराया नहीं है ना, किराए में क्या होगी, एक्स, मतलब वो एक ऑप्शन दिया, उसमें इसका एंड कैलकुलेशन भी नीचे दिया हुआ है, बाद में पढ़ेंगे। उसमें से लेस, इधर बोला है लेस म्यूनसिपल टैक्सेस, लेस पेड, इधर नील आएगा, क्योंकि ज़ीरो वैल्यू है तो ऑब्वियसली नील ही आएगा। टैक्सेस कहाँ भरोगे, प्रॉपर्टी में
ब्रैकेट में दिया है मतलब उससे माइनस करोगे, माइनस प्रॉपर्टी, तो उसमें से कोई होगा। उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या है, नील, क्योंकि इनकम ही नहीं है तो नील आएगी। उसके बाद लेट आउट में कुछ भी कैलकुलेशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो बोलना चाह रहा था वही। अभी इस नेट एनुअल वैल्यू पे अंडर सेक्शन 24B, अंडर सेक्शन 24B 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, समझो 10,000 नेट एनुअल वैल्यू आ गई, उसका 30% मतलब 3,000 आपको छूट मिलेगी, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन के मार्फत आपको छूट मिलेगी। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में वो नॉट ऑक्यूपेबल है क्योंकि आपका इनकम ही नहीं है, ठीक है। ये किस में एप्लीकेबल है, लेट आउट प्रॉपर्टी में, ठीक है। 24B में सेक्शन में आपको लेस मिलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24, उसका भी प्रोविज़न है। हाँ, ये प्रोविज़न आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड में मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग है और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 वो अलग है, ये दोनों में मिलेगा। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी इनकम आएगी। तो आप मुझे बताओ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या होगा, ऑलवेज आपका लॉस ही होगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगर है उसका आप डिडक्शन ले रहे हो तो वो तो ऑलवेज नहीं लाएगा। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या, वह प्रॉफिट में भी आ सकता है या माइनस में भी आ सकता है, ठीक है, लॉस में भी आ सकता है। देखो इधर दिया है, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी द डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन हैव अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2 लाख अंडर सेक्शन 24। जैसे अभी सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो सेक्शन है 24, उसमें आप कितने तक की छूट ले सकते हो, 2 लाख तक, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर एज द केस ऑफ लेटर द एंटायर अमाउंट इंटरेस्ट डिडक्शन कैन बी क्लेम। देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आप सिर्फ 2 लाख का डिडक्शन ले सकते हो सेक्शन 24 के अंडर। लेकिन अगर आपने किराए पे दी है तो समझो आपका इंटरेस्ट आ रहा है 2.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपीज़ आपका एनुअल इंटरेस्ट आ रहा है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से आप 2 ही लाख ले सकते हो। लेकिन अगर आपने रेंट पे दिए तो पूरा का पूरा 2.5 लाख आप डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, कैलकुलेशन करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट, अब कौन कौन से डिडक्शन मिलेंगे इसके अलावा, पहला तो अभी बताया डिडक्शन फ्रॉम होम लोन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24, अभी बताया 2 लाख तक, ठीक है, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेकिन इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी पूरा डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर ये पूरा डिडक्शन मिलेगा लेकिन द डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000, 30,000 तक डिडक्शन आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई की नहीं है तो। समझो 2.5 लाख का मैंने अभी बताया था पूरा का पूरा मिलेगा लेट आउट प्रॉपर्टी में, लेकिन अगर आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई की है तो पहले, नहीं तो फिर आपको 30,000 ही मिलेगा। तो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि लोन शुड हैव टेकन ऑन और आफ्टर 1999, 1 अप्रैल 1999 के बाद आपने लोन लिया है तो वो पूरा आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा पूरा का पूरा लेट आउट में, ठीक है। उसके बाद द होम लोन शुड हैव टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, पहली बात तो हो गया अप्रैल 1999 से के बाद होना चाहिए। उसके बाद परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी होना चाहिए, और ये जो एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन वॉज टेकन, ठीक है। 3 चीज़ें देखो, पहले तो आपको 1 अप्रैल 1999 के बाद आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो लोन जो है आपको न्यू प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन के लिए ही लेना चाहिए। तीसरी बात, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन वो जो प्रॉपर्टी का है वो 5 साल के अंदर होना चाहिए, जिस साल से आपको लोन डिसबर्स किया गया है, जिस फाइनेंशियल ईयर से आपको लोन डिसबर्स किया है, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो पूरे पे का पूरा आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है 3 लाख हो 4 लाख हो वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो सिर्फ आपको 30,000 मिलेगा। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 24। और सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या बोलता है, 2 लाख तक का आप बाय डिफ़ॉल्ट क्लेम कर सकते हो। मोर ओवर, ठीक है। इसके बाद अभी कोई रिपेयर और कंस्ट्रक्शन कर रहा है, देन द डिडक्शन विल बी अलाउड अप टू मैक्सिमम 30,000। डिडक्शन रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन के लिए कितना है, 30,000, ठीक है। और उसके बाद ऐसा भी केस हो सकता है जैसे कि अभी देखो आपने एक फ़्लैट बुक कर लिया, ठीक है, लेकिन फ़्लैट का पोजीशन आपको अब तक नहीं आया, तो पोजीशन आने तो लेकिन फ़्लैट का EMI तो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप जब आपका फ़्लैट का ओनरशिप आपके हाथ में आ जाएगा तो उसके बाद 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जितना भी आपका इंटरेस्ट जमा होगा वो आप उसमें डिडक्शन ले सकते हो। वो पॉइंट इधर बोला है,
ठीक है। एक तो प्री कंस्ट्रक्शन का हो गया, रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन के लिए आपको 30,000 ही मिलेगा। रिपेयर और कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, उसका रिपेयर करना है तो उसके लिए 30,000। और जो नया प्रॉपर्टी है जो आपके एक्विजिशन में नहीं आया, 2 या 3 साल के बाद आपके उसमें पोजीशन में आ जाएगा, तो उसका जो मीनवाइल जो इंटरेस्ट डिडक्ट हो रहा है तो उसका क्लेम आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो। इधर लिखा है देखो। Also, if the loan taken in the pre-construction period, interest paid during the plea can be claimed as deduction in 5 equal installments. Deduction in 5 equal installments starting from the year in which the construction of the property is completed. जब प्रॉपर्टी का completion हो जाएगा उसके बाद आप 5 equal installments में उसका डिडक्शन ले सकते हो, अब तक जितना भी इंटरेस्ट आपका जमा हुआ है। नेक्स्ट है ATC के अंडर क्या होता है। ATC के अंडर आप डिडक्शन ले सकते हो लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का, ठीक है। ATC के अंडर डिडक्शन ले सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट का। और आज के डेट में ATC का लिमिट कितना है, 1.5 लाख रुपए, सबको पता है कितना है, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। इसके लिए भी कंडीशन ATC के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वो होम लोन होना चाहिए, ठीक है। मॉर्गेज लोन नहीं चलेगा, वो होम लोन होना चाहिए। उसके बाद आपने वो प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी चाहिए जो आपने ली है 5 साल के अंदर। अगर 5 साल के अंदर सेल की तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको बैक इनकम में ऐड हो जाएगा, समझ जाए। उसके बाद ATC में आप ये 1.5 लाख में ये भी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, उसके कोई जो एक्सपेंसेस है वो भी सब ले सकते हो, लेकिन ये सब मिला के आपको 1.5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट का मिलेगा। और इंटरेस्ट अमाउंट कहाँ मिलेगा, सेक्शन 24 ऊपर जो बताया था, सेक्शन 24 ऊपर इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, डिडक्शन फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स अंडर सेक्शन 80E। डिडक्शन फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स, तो इसमें क्या है, जो पहले बार जिसने घर खरीदी किया है, मतलब उसके मतलब लाइफ में फर्स्ट बार ही उसका घर है, तो उसको डिडक्शन मिलेगा। कितना तक डिडक्शन मिलेगा, 1 लाख तक डिडक्शन उसको मिलेगा, ठीक है। मतलब वो 2 लाख अलग और ये 1 लाख अलग मिलेगा, ठीक है। हाउसिंग देखो इधर दिया है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके कुछ कंडीशन, द फर्स्ट होम लोन, ठीक है, द फर्स्ट होम लोन फ्रॉम अ बैंक और हाउसिंग कॉर्पोरेशन अप टू ₹25 लाख तक होना चाहिए। एडिशनल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अप टू 1 लाख, ठीक है। द लोन मस्ट हैव, उसके बाद उसके लिए क्या है, द लोन सैंक्शन कब होना चाहिए, 1 अप्रैल से 13 से 1 अप्रैल 14 तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वो होम लोन 25 लाख का होना चाहिए, 25 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और SSC ने कोई और अदर प्रॉपर्टी ओन नहीं करनी चाहिए, तो आपको एडिशनल 80EE में डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और उसका ही नया इंट्रोडक्शन है 80EEA, इधर मैंने लिखा है देखो, 80E में 1 लाख मिलेगा, 80EE में कितना मिलेगा, 1.5 लाख तक आपको मिलेगा। सेम कंडीशन अलग अलग है। इधर कंडीशन 80E के लिए क्या है, ये प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 13 और 14 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद 25 लाख उसका 25 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू 40 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए, होम लोन 25 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, और वो आपने कोई और, आपके पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 80E में सिर्फ वही कंडीशन है, लेकिन 1.5 लाख उसका डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डिडक्शन फ्रॉम होम फर्स्ट होम टाइम बायर्स अंडर सेक्शन 80EE, इधर वही बोला है। इनकम हैज एक्सटेंडेड द डिडक्टेड अमाउंट ऑफ ₹50,000 अमाउंट फ्रॉम 15,000 to 1 लाख फॉर द फर्स्ट होम टाइम बायर्स, ओनली इंडिविजुअल कैन क्लेम दिस डिडक्शन, ठीक है। उसमें देखा ही कैन, इसमें एक एग्जांपल दिया है, आप बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बजट 2020 में इंट्रोड्यूस किया है, ये बजट कौन से में इंट्रोड्यूस किया है, 2020 में, ठीक। अभी नया रिजीम में क्या है, अभी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम आपने पढ़ा होगा, तो नया रिजीम में क्या है, हाउस प्रॉपर्टी के डिडक्शन लेने के लिए पहला पॉइंट है नया रिजीम में, नो क्लेम ऑन होम लोन इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो अब तक जो आपको डिडक्शन मिलता था होम लोन पे वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इंडिविजुअल हु टेक अ होम लोन ऑन द सेल्फ एंड आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन इट कैन नॉट क्लेम द इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। उसके बाद अ क्लेम ऑफ होम लोन इंटरेस्ट ऑन रेंटल हाउस प्रॉपर्टी अंडर द न्यू टैक्स, इंडिविजुअल कैन क्लेम इंटरेस्ट होम लोन रेट ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ द रेंटल इनकम, ठीक है। ये बात भी एक है। देखो अब तक क्या है, अगर आपने लेट आउट प्रॉपर्टी की लेट आउट किराए पे दे रखी है तो उसमें जो इंटरेस्ट होता था आप पूरा का पूरा ले सकते थे,
2 लाख का लिमिट जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड को था, इधर आपको नहीं होता था, 3 लाख भी ले सकते थे। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में क्या बोला गया कि इंटरेस्ट का जो डिडक्शन अमाउंट है वो आप उतना ही ले सकते हो जितना आपको रेंटल इनकम मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर रेंटल इनकम 4 लाख मिला है तो आप इंटरेस्ट का डिडक्शन 5 लाख नहीं ले सकते, आपको 4 लाख ही लेने पड़ेगा। अगर आपको रेंटल इनकम 50,000 मिल रहा है तो आपको 50,000 ही इसमें लेना पड़ेगा डिडक्शन, भले ही आपका 2 लाख रुपए इंटरेस्ट जा रहा हो। ठीक है, ये न्यू टैक्स में कुछ ड्रॉबैक्स है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 6 डिडक्शन 80C में आपको इन न्यू रिजीम में इनमें से किसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। 80C 80 इसका कोई इसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो, उसके बाद इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर जॉइंट ओनर्स, ये थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन आपके प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो नहीं। जैसे को ओनर और को बोरोवर्स है तो उनके लिए क्या टाइम लिमिट है। उसके बाद को बोरोवर्स एट बट नॉट को ओनर्स, उनके लिए क्या कंडीशन है। और उसके बाद को ओनर्स बट नॉट को ओनर्स, ठीक है, उनके लिए क्या कंडीशन है। ठीक, उसमें देखा गया है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर को ओनर्स एंड को बोरोवर्स, अगर आप को ओनर्स हो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के, यू आर एंड ऑल्सो को बोरोवर्स ऑफ होम लोन, अगर को ओनर्स भी हो प्रॉपर्टी के और को बोरोवर्स भी हो, तो आपको रिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन आपको 2 लाख तक, जैसे कि सीलिंग लिमिट है। ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट में रिपेमेंट में आपको 1.5 लाख तक मिलेगा, लेकिन वो दोनों रेशियो में आप ले सकते हो। को बोरोवर्स बट नॉट को ओनर्स, ठीक है, इसमें क्या है, इफ़ एन इंडिविजुअल इज को बोरोवर ऑफ लोन एंड नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज़ नॉट एंटाइल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन द होम लोन पेड। ठीक है, आप को ओनर हो, को बोरोवर हो, लेकिन को ओनर नहीं हो, तो ओनर होना ज़रूरी है, तभी आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद को ओनर बट नॉट को बोरोवर, उसमें भी आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा, सिर्फ 80C का मिलेगा। ठीक है, अभी देखो हाउस प्रॉपर्टी में मैंने जैसे बताया कि कैलकुलेशन में कुछ आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओल्ड रिजीम में वैसा प्रोविज़न था, ओल्ड रिजीम में कि आप वो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो लॉसेस और सेट ऑफ भी कर सकते हो। लेकिन न्यू रिजीम में क्या है कि सेट ऑफ करने का प्रोविज़न नहीं है। देखो, मैंने पढ़ के सुनाता हूँ। As per the old regime, tax regime, it is possible to set off losses made from house property against any other income head. कौन से भी इनकम हेड, बिजनेस में आप कर सकते हो, सैलरी में कर सकते हो। ठीक है, मोरो इट इज़ ऑल्सो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कैन कैरी फॉरवर्ड, जो लॉसेस है वो आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो 4 साल या 8 साल तक, जो भी प्रोविजन है। लेकिन न्यू रिजीम में क्या गया है, न्यू रिजीम में एज पर द न्यू रिजीम लॉसेज फ्रॉम द कैन ओनली बी सेट ऑफ, लॉसेज कैन बी सेट ऑफ। ठीक है, उधर ऊपर भी लॉसेज सेट ऑफ था, लेकिन उसमें क्या था, कौन से अलग हेड से, सैलरी से भी आप सेट ऑफ कर सकते थे। सेट ऑफ मतलब उसका डिडक्शन आप सैलरी में भी ले सकते, सैलरी इनकम में भी ले सकते थे, या बिजनेस और प्रोफेशन में ले सकते थे, या हाउस प्रॉपर्टी में ले सकते थे। लेकिन इधर सिर्फ आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ही उसका सेट ऑफ लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आप वो पूरी तरह से हटा गया। आपको लॉस जो पुराने रिजीम में क्या होता था, 8 साल तक आप लॉस दिखा सकते थे, कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे सेट ऑफ करके, लेकिन इसमें न्यू रिजीम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी इधर कैलकुलेशन दिया है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेट आउट की क्या है, 4,80,000। रेंट रिसीव्ड, ये जो रेंट रिसीव्ड इतना है, प्रॉपर्टी टैक्सेस इतना है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इतना है। तो देखो, लेट आउट में क्या होगा, टोटल 40,000 का साल का कितना आ गया लेट आउट का, 4,80,000। उसमें से 30% प्रॉपर्टी टैक्स भरा है, वो माइनस करना पड़ेगा और नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। ये नेट एनुअल वैल्यू पे 30% फिर डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद 2,35,000 का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग पूरा का पूरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लेट आउट है, लेकिन वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसलिए इधर कितना है, 2 लाख रुपये। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें क्या आएगा, 80,000 इनकम आएगा, और इसमें क्या आएगा, लॉस ही आएगा। क्यों? इंटरेस्ट पेन ऑफ लॉस ही आएगा ना, क्योंकि ऊपर का क्या है, सब नील है। समझ में आ गई? ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। ये वीडियो बार बार देखिए तो आपको आसानी से समझ में आए। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, जिसके कारण आप एग्ज़ाम में आंसर लिख सकते हो। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द बटन। थैंक यू।